नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में या राज्य आपातकाल के बारे में। दरअसल इससे पिछले वाला जो लेक्चर हुआ करता था उस लेक्चर में हमने जान लिया था राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया जाता है, उसकी क्या क्या उसके प्रावधान होते हैं। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम प्रेसिडेंट रूल के बारे में बड़े ही विस्तार से जानेंगे। जितने भी प्रावधान इससे रिलेटेड हैं सब हम इसमें जान लेंगे, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं। ठीक है साहब, सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि सर राष्ट्रपति शासन के बारे में या राज्य आपातकाल के बारे में कौन से संविधान के आर्टिकल में बताया गया, यानी कि अनुच्छेद कौन सा है। सबसे पहले तो कौन सी बात आ गई, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आता है 356 और राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में कौन सा था, 352। याद रह गया साहब, ठीक है। यहां पर बात की गई है प्रेसिडेंट की कि प्रेसिडेंट जो है वो इंपोज करेंगे प्रेसिडेंट रूल स्टेट में जब गवर्नमेंट जो है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हो। किसके अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इफ ए गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग देन प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज ऑन दैट स्टेट। ठीक है, ये हमने देख लिया कि राष्ट्रपति शासन इस प्रकार से लगा दिया जाता है। आप कहोगे सर हिंदी वाली पीपीटी वो कहाँ गई, तो हिंदी वाली पीपीटी मैंने सबके लास्ट में लगा दिया क्योंकि दोनों फिर एक साथ लगाता हूँ तो वो ठीक से नहीं होता। समझा मैं आपको यहाँ हिंदी में रहा हूँ, आपको जब वो समझ में नहीं आया तो पीपीटी सबसे लास्ट में जो है वो मैंने हिंदी में उनका अनुवाद पूरा दे रखा है। ठीक समझा, मैं यहाँ भी दूंगा आपको। देखिए, this state emergency is also called this president rule is also called state emergency or constitutional emergency। तो इसे state emergency और constitutional emergency के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। Presidential rule is invoked to ensure that the constitutional machinery is not working properly. If a state government is not working according to the constitutional provisions, then state president can impose the president's rule on that state on the advice of the governor of the states। और वो अपने खुद के अगर उसको लग जाए राष्ट्रपति को कि हाँ वहां पर काम नहीं हो रहा तो फिर भी वो अप्लाई वहां पर कर देंगे, इम्पोज वहां पर प्रेसिडेंट रूल को कर दिया जाता है। ऐसे प्रावधान संविधान में अपने यहाँ हैं। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पर हम राष्ट्रपति शासन के ग्राउंड्स क्या होते हैं कि किन आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। व्हाट आर दोज ग्राउंड्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। क्या कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से आधार हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। ठीक है सर, तो दो आधार हैं, एक आर्टिकल 356 में है और एक आर्टिकल 365 में। दो आधार बताएंगे, इन आधारों पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 356 क्या कहता है, आर्टिकल 356 says that president can issue a proclamation if the government of a state cannot function according to the constitution, है ना। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है किसी राज्य की सरकार, तो राष्ट्रपति वहां के राज्य सरकार जो है उस पर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। दिस कैन बी डन बेस्ड ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट और ऑन द प्रेसिडेंट्स ऑन सेटिस्फैक्शन, है ना। इट कैन बी डन on the basis of the report of the governor or on its own satisfaction। उसके खुद के सेटिस्फेक्शन के आधार पर भी ऐसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति को लग जाए कि नहीं वहां की सरकार मेरे मत में काम नहीं कर रही है, हालांकि इनका मत जो है वो संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के परे नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। हाँ, तो न्यायिक समीक्षा के परे इनका जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं है। एक आर्टिकल 356 के बाद में एक आता है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में क्या है, आर्टिकल 365 डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ स्टेट, ड्यूटीज ऑफ सेंटर इन कंसिडरेशन ऑफ स्टेट। क्या ड्यूटी है कि राज्य में स्टेट गवर्नमेंट संविधान के अनुसार कार्य करे, ऐसी ड्यूटी है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अगर राज्य वहां पर काम नहीं कर पा रहा है, राज्य सरकार नहीं काम कर पा रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, कुछ भी वैसे समस्या हो जाए, तो ये ड्यूटी किसकी है, दिस शैल बी ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो ये उस सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाएगी, वहां पर उसको लागू करवाएगी। अगर नहीं होते तो फिर आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग भी लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में। ठीक है साहब, ये भी मान लिया आपकी बात। फिर आगे आ जाता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल कि
कितने महीनों में, कितने दिनों में पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। वी सॉ इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी दिस वाज 1 मंथ, है ना, 1 महीना हुआ करता था, बट इन केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी दिस इज 2 मंथ्स। कितना? 2 महीने। क्या है? 2 महीने। 2 महीने में संविधान संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए ऐसा प्रस्ताव जिसमें स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। कितने महीने में? 2 महीने में। और राष्ट्रीय आपातकाल में कितना था? 1 महीना ही था। हालांकि 44वें संविधान संशोधन से पहले वहां भी 2 महीने हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है साहब। और दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। पर देखो, नेशनल इमरजेंसी के मामले में यह हुआ था 2/3 मेजोरिटी से, और यहां पर है सिंपल मेजोरिटी से। किससे? सिंपल मेजोरिटी से, यानी साधारण बहुमत से अगर संसद पास कर देती है दोनों सदन, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू मान लिया जाता है। लागू इन द सेंस फिर उसको वैधता हासिल हो जाती है। ठीक है। ड्यूरेशन कितनी होगी कि एक बार अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो वो 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 महीने बाद में अगर आपको राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाना है तो फिर से जो है वो प्रस्ताव आपको पास करवाना पड़ेगा। ठीक है। 6-6 महीने करके अधिकतर कितना बढ़ा सकते हो? 3 साल बढ़ा सकते हो। कितना? अधिकतर कितना बढ़ा सकते हो? 6-6 महीने करके 3 साल। कितना बढ़ा सकते हो? 3 वर्ष बढ़ा सकते हो। दिस कैन बी मैक्सिमम, दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स। पर आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर के मामले में तो 3 साल से ज्यादा हो गए थे। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, मगर संविधान में तो इतना ही लिखा ना कि 3 साल जो है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि 1 वर्ष से ज्यादा आपको आगे बढ़ाना है, सरकार कहे कि भैया 1 साल से ज्यादा हमें आगे बढ़ाना है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में, तो फिर सरकार को ये 2 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी 2 बातों पर? जो 44th अमेंडमेंट है, ये 44th अमेंडमेंट 1978 ये कहता है कि द रूल कैन ओनली बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर अंडर 2 कंडीशन। 2 कंडीशन ऐसे रही तभी ये एक्सटेंड किया जा सकता है। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू फर्दर एक्सटेंडेड आफ्टर 1 ईयर। कौन सी 2 कंडीशन? पहला तो नेशनल इमरजेंसी लागू, द नेशनल इमरजेंसी इज इन फोर्स इन द नेशन। ठीक, तो अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लागू है तब। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर ये कह दे कि वहां पर अभी चुनाव कराना मुमकिन नहीं है, तब। तभी 2 कंडीशन के मामलों में ही 1 साल से आगे बढ़ाई जा सकती है स्टेट इमरजेंसी। ठीक है साहब। और अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल तो उसे कितने भी सालों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब यहां पर एक बात लिखी है, इफ लोकसभा इज डिसॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड इट कंटिन्यूज अंटिल 30 days आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकसभा प्रोवाइडेड राज्यसभा अप्रूव्ड इट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा ने तो इसको अप्रूवल दे दिया, मैंने कहा ना कि 2 महीने के अंदर अंदर इसे अप्रूवल मिलना चाहिए, तो राज्यसभा ने तो इसे अप्रूवल दे दिया। ठीक है। और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो लोकसभा की अनुमति कैसे मिलेगी? तो होगा क्या, लोकसभा जैसे ही गठित होगी उस लोकसभा के गठन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये संविधान संशोधन, ये जो प्रस्ताव जो है लोकसभा से पारित करवाना पड़ेगा, है ना। और हमारे यहाँ होता ही यही है कि भाई 6 महीने से ज्यादा जो है वो दोनों जो सत्र होते हैं उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगले 6 महीने हो उससे पहले लोकसभा का गठन करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर बात आती है कि टोटल जो है वो कितने दिन बढ़ाया जा सकता है। ये तो ये बढ़ाया जा सकता है 6 महीने, तो ये हो गया, और 30 दिन ये हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये आगे फिर लोकसभा इसको मंजूरी देती है। आगे आ जाते हैं। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या परिणाम होते हैं जो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है किसी स्टेट में, तो उसके परिणाम क्या क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला हो जाता है डिसअबेंडमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहां पर क्या कर दी जाती है? सस्पेंड कर दी जाती है और निलंबित कर दी जाती है। हालांकि हटा नहीं दी जाती है, आपको याद रखना है, निलंबित कर दी जाती है। क्या? निलंबित कर दी जाती है, यानी अब वहां की राज्य सरकार काम नहीं कर सकती है, वहां के मंत्री सब अब खत्म, है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहां पर खत्म, सस्पेंड कर दी जाती है। ठीक है। और जो स्टेट असेंबली है उसको या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अकॉर्डिंग
इसको सिर्फ सस्पेंड ही किया जाता है ना। 2016 में उत्तराखंड के मामले में ऐसा देखा गया था। तो उसमें क्या है कि उसको पहले सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाएगा, फिर अगर सरकार बनाने में वो कामयाब हो जाते हैं, है ना, तो फिर वहां पर उसको राष्ट्रपति शासन को हटा दिया जाता है और फिर से वो वहां के असेंबली जो है वो वैसे के वैसे काम करने लग जाती है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पर जब स्टेट ये इमरजेंसी लगी होती है तो प्रेसिडेंट के पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं राज्य के मामले में, है ना। वो राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो भी प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाती है, राष्ट्रपति के हाथों में वहां की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो भी आ जाती है, सारी की सारी कानून बनाने की शक्तियां सब की सब जो है वो आ जाती है राष्ट्रपति के पास में, है ना। और लॉज बनाने का काम किसके पास में आ जाता है, फिर पार्लियामेंट के पास में आ जाते हैं, कानून बनाएगा पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है इनके प्रतिनिधि के रूप में फिर वहां पर शासन कौन संभालता है, गवर्नर संभालते हैं, तभी तो इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति संभालते हैं। मगर राष्ट्रपति अब खुद जाके नहीं संभालेंगे, वहां के जो गवर्नर है उनको कह देते हैं कि भैया आप जो है यहाँ का अब कानून व्यवस्था संभालो, जब तक कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट फिर से री इन्फोर्स ना हो जाए या दोबारा ना चुन ली जाए। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है साहब। तो यही होता है गवर्नर का रोल वहां पर जो राज्य आपातकाल है उसके मामले में। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स जो है, तो पार्लियामेंट में पास लॉज फॉर द स्टेट एंड द प्रेसिडेंट कैन अप्रूव एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट फंड। तो यहां पर जितने भी कानून हैं वो बनाएगी कौन, पार्लियामेंट, और उसका बजट भी पारित कौन करेगी, पार्लियामेंट। जैसे कि हम देखें जम्मू एंड कश्मीर के मामले में 2019 से अभी चुनाव हुए, इससे पहले 2019 से लेकर अब तक 2024 तक वहां पर प्रेसिडेंट रूल था, तो वहां का बजट कौन पारित करता था, पार्लियामेंट पारित किया करती थी वहां का बजट। तो सारे की सारी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास आ जाती है, पार्लियामेंट के पास आ जाती है, ठीक है साहब, है ना। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो क्या होती है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो वहां पर बनी रहती है, हालांकि लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल रिमेन इन फोर्स इवन आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को तो वहां पर सस्पेंड कर दिया जाता है, बनी नहीं रहती, माफ कीजिएगा, सस्पेंड कर दिया जाता है, और सारे के सारे कानून संसद पास करती है। हालांकि संसद के कानून जो है वो वहां राज्य आपातकाल खत्म होने के बाद भी लागू तो रहेंगे, मगर सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो उसे हटा भी सकती है कि भाई नहीं, हम तो अपना खुद का कानून यहाँ पर बनाएंगे, हम जो है वो केंद्र सरकार के उसके अकॉर्डिंग काम नहीं यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू की बात आ जाती है, न्यायिक समीक्षा की बात आ जाती है। तो क्या न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, देखिए हुआ क्या, 1975 में 38th अमेंडमेंट किया गया संविधान में, और ये कह दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है उनका सेटिस्फैक्शन वो काफी है, ठीक है, और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता कि जो है वो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है कि राज्य आपातकाल लगाया जाना चाहिए, राज्य अगर सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, इसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसा 38 अमेंडमेंट के माध्यम से 75 में इंदिरा गांधी जी ने लिखवा दिया, ठीक है। परंतु बाद में ये जुडिशियल रिव्यू वाला आ जाता है, हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर तो 1973 में आ जाता है, पर बाद में हालांकि 1978 में 44th अमेंडमेंट के थ्रू इस बात को हटा दिया जाता है कि जो राष्ट्रपति की जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, वो न्यायिक समीक्षा के परे है, इसको हटा दिया जाता है, इसकी समीक्षा की जा सकती है। अब अगर राष्ट्रपति की संतुष्टि जो है वो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में संतुष्टिदायक नहीं है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ऐसा 2016 में किया गया था उत्तराखंड के मामले में, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था सरकार के द्वारा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये चीज गलत है यहाँ पर, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और सरकार को रिस्टोर वहां पर किया जाना चाहिए, असेंबली को रिस्टोर किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड केस आता है 1994 में, एसआर बोम्मई केस। एसआर ऐसे केस जो है आपको याद रखने, ऐसे केस जो है वो पूछते हैं यूपीएससी मेंस में, तो आजकल केसेस पूछना हॉबी बन गया है यूपीएससी की, और प्रीलिम्स में भी केसेस बहुत पूछे जाने लगे। तो एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो राष्ट्रपति का सेटिस्फेक्शन है, उनकी संतुष्टि है, वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, अगर वो गलत है तो भैया उसे वापस रिवर्स भी किया जा सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद जो है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है, तो उसके लिए आपके पास क्या ठोस सबूत है कि ये हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, उसका औचित्य जो है वो सही होना चाहिए। तो ये एसआर बोम्मई केस में कहा गया, है ना।
ठीक है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है, राष्ट्रपति का जो कार्य है, उसको हम इररिलेवेंट होने के आधार पर, एक्सटर्न और मालाफाइड ग्राउंड होने के आधार पर उसे हटाया जा सकता है कि भाई राष्ट्रपति ने अपने विम्स एंड फेंसेस के अकॉर्डिंग काम किया, अपनी मनमर्जी के हिसाब से उन्होंने गलत निर्णय ले लिया जी। और उन्होंने कहा कि भाई ये दुर्भावना से परिपूर्ण अगर ऐसे निर्णय हुए तो उनको हम हटाएंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको डिसमिस्ड कर दिया गया, कर दिया जाता है ना, तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। द कोर्ट्स कैन रीइंस्टेट द डिसमिस्ड स्टेट गवर्नमेंट इफ द प्रोक्लेमेशन इज फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमें ये पाया गया, जैसे 2016 में किया गया उत्तराखंड में, हमने ये पाया कि यहाँ पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था वो राष्ट्रपति शासन लगाना, तो हम स्टेट गवर्नमेंट को रीइंस्टेट कर सकते हैं, वहाँ के असेंबली को फिर से हम वहाँ पर बहाल कर सकते हैं, वहाँ के सरकार को भी वहाँ पर बहाल कर सकते हैं। ये कहा गया एसआर भूमि केस में, है ना। तो यहाँ पर अब बात आ जाती है कि कौन से ऐसे मामले हैं जिन मामलों में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उन्हें उचित मानेंगे, और कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उन्हें अनुचित मानेंगे। ठीक है। तो उचित वाले हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णय आ जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णय आ जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, यहाँ पर आ जाता फर्स्ट सेकेंड एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इन सब के सिफारिशों के आधार पर यह बात कही गई है कि अगर इन बातों में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसे उचित माना जा सकता है। जैसे हंग असेंबली, त्रिशंकु सरकार आ गई। हंग असेंबली का मतलब यह हो गया कि किसी स्टेट असेंबली में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो। ऐसा देखिए महाराष्ट्र में हुआ था, ऐसा कर्नाटक में हुआ था, ऐसा गोवा में हुआ था कि किसी भी सरकार को, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो। तो ऐसी स्थिति में वहां पर अगर कोई भी दल सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहा हो तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। ये उचित है क्योंकि जब सरकार कोई नहीं बना रहा तो, हालांकि सरकार बनाने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए किसी दल को और किसी गठबंधन के दल को, समझ रहे बात, उसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए, उसके बाद में ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ठीक है। अगर गवर्नमेंट रिकमेंड करे, गवर्नर रिकमेंड कर दे कि राष्ट्रपति, देखिए यहां पर जो राज्यपाल है, राज्यपाल ने ये पूछा भाई कोई सरकार बना पाता है यहाँ पर स्थिति ऐसी होगी, तो सारे दल कहते हैं कि सर हम यहाँ पर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, हम राजी नहीं है। तो कोई सरकार नहीं बना रहा है, वहां पर सरकार बनाने के लिए कोई राजी ही नहीं है कोई दल, तब फिर क्या होगा, फिर राष्ट्रपति शासन अगर लगाया जाता है गवर्नर की सिफारिश पर तो ये उचित है क्योंकि कोई सरकार ही बनाने को तैयार नहीं है। ठीक है। फिर अगला यहाँ पर एक मुद्दा आ जाता है कि आर्टिकल 365 में यहाँ पर जो है वो राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए जाते हैं। जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन देख रहे थे तभी हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर के पास में कि वो कुछ कानूनों को कंप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे को निर्देशित कर सकती है कि ये वाले काम आप कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको लागू करने में निष्फल हो जा रही है, तो ऐसे स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू करना उचित है उस राज्य में, है ना। तो केंद्र सरकार के जो वहां पर डायरेक्शन है उनको मानने में, कंप्लाई करने में, अनुपालन करने में सरकार वहां पर कामयाब नहीं हो रही है, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, ये उचित है। फिर इंटरनल सबवेशन और ब्रेकडाउन ऑफ द गवर्नेंस, कि वहां पर ऐसी स्थिति हो गई कि राज्य सरकार काम कर रही है मगर पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, पूरा अपना ऐसे ही काम करे जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर है नहीं है और सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, गवर्नेंस पूरा बिगड़ चुका है, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू करना ठीक है। इम्प्रॉपर यूज कहां है, यानी गलत कौन से मामलों में है, ऐसी किसी भी सरकार को गिरा दिया जाए, पहले ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसको बहुमत साबित करने का मौका ही नहीं दिया जाए कि भैया आप बहुमत साबित करो, जैसे उत्तराखंड में किया गया था 2016 में। उत्तराखंड में ऐसा किया गया, भाई सपना आ गया राष्ट्रपति साहब को तो कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर सरकार काम नहीं कर रही है, और वहां पर वहां के सरकार को बहुमत साबित करने का मौका ही नहीं दिया गया कि वो विश्वास मत ला के साबित करे और कह दे कि भैया हम देखो हमारे पास पूरी मेजोरिटी है, इससे पहले गिरा दे आप सरकार और राष्ट्रपति शासन लगा दे, तो ये चीज गलत है। फिर पॉलिटिकल स्कोर के लिए और पार्टी इनफाइटिंग जो है उसको सेटल करने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा हो राष्ट्रपति शासन का, तो ये गलत है। मान लीजिए किसी राज्य में
कांग्रेस की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है। और वैसे राष्ट्रपति देखिए होते हैं, राष्ट्रपति जो है वो होते हैं हमारे निष्पक्ष ही होते हैं वैसे तो, परंतु ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो है वो मुख्य तौर पर जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है उनके ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहते हैं वो, क्योंकि उनके आधार पर वो चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति जी को ये कह दें कि भाई साहब आप यहाँ पर जो है फला राज्य में इस की सरकार है और हम उसको गिरा दो, ऐसा हुआ भी है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, कोई बायास होकर नहीं कह रहा हूँ मैं। कर्नाटक में ऐसा हुआ, गोवा में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि किस प्रकार से राज्यपाल वहाँ की सरकारों को गिरा देते हैं। राज्यपाल की खूब भूमिका होती है, इसकी आलोचना भी होते हैं, मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वहां पर इंटरनल पार्टी को जो है वो यहाँ पर इनफाइटिंग को खत्म करने के लिए या उसके लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो ये भी गलत है ना। अगर राज्य सरकार पर मामला लग रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, किसका, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन आप लगा दे रहे हो तो ये भी गलत है, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप तो कोई भी लगा जाए, भारत भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोप है ना, भी सिद्ध थोड़ी हो गए। मान लीजिए जैसे हम देखें दिल्ली में केजरीवाल जी पर लगे आरोप कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, शराब घोटाले में, तो क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा? नहीं। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि एलिगेशन भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, क्या ऐसा हुआ? राष्ट्रपति शासन वहां लगा? नहीं लगा। ठीक है। और ऐसा कहते कि भैया राज्य सरकार जो है वहां पर वित्तीय जो है वो प्रबंधन खराब है वहां का, तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो क्या है ठीक है? नहीं है। तो ऐसा भी नहीं किया जाना चाहिए। तो ये देख लिया हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज के मामले। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में यहाँ पर अंतर हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है। पहला तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 यही हो गया। फिर इसका प्रोक्लेमेशन जो है वो लागू कब की जाती है? या तो युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए। क्या? सशस्त्र विद्रोह। और ये सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया था? 44th अमेंडमेंट के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब वहां की सरकार राष्ट्र संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही हो, तब वहां पर लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन, है ना। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो जो राज्य की कार्यपालिका और वहां की विधायिका जो है, राज्य विधायिका, है ना, विधानसभा जो है वो काम करती रह सकती है जब राष्ट्रपति शासन लगता हो तो। हालांकि शक्तियां सारी संसद के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, पर वो काम करती रह सकती है वहां की सरकार भी। परंतु जब स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो वहां की सरकार, उस राज्य की सरकार और वहां की असेंबली सस्पेंड कर दी जाती है या तो डिसॉल्व कर दी जाती है। ठीक है। यहाँ पर जो है पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग पावर्स जो है वो डेलीगेट नहीं कर सकती है जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो, हाँ। पर यहाँ पर जब प्रेसिडेंट रूल लगा होता है उस टाइम पे ये पावर जो है वो राष्ट्रपति को डेलीगेट की जा सकती है कि राष्ट्रपति खुद ही कानून बना दे रहे हैं। यानी राष्ट्रपति कोई बात कह दे उसके मामले में, राज्य के मामले, तो उनकी बात कही हुई उनके द्वारा बनाया गया कानून ही संसद के द्वारा बनाए गए कानून के बराबर हो जाता है। मगर नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता है। नेशनल इमरजेंसी में जो है वो कोई टाइम लिमिट नहीं निर्धारित है, वो कितने भी समय तक लागू रह सकती है। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर 3 साल के लिए लागू रह सकती है राष्ट्रपति शासन में, मगर राष्ट्रीय आपातकाल में ये कितने भी सालों के लिए लागू रह सकती है ना, इसमें कोई मैक्सिमम ईयर नहीं बताया गया। फिर राष्ट्रीय आपातकाल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, फंडामेंटल राइट्स को ये अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट, बट आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल डज नॉट अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ये किसी फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं करते हैं, वैसे के वैसे सब बने रहते हैं। इसमें हमने 358 देखा था, 359 आर्टिकल देखा था, पूरा अंतर देखा था, नहीं देखा तो वो लेक्चर आप जाके देखिए एक बार। ठीक है। फिर नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। पर जब प्रेसिडेंट रूल को पारित करवाना होता है, इसका प्रस्ताव पारित करवाना होता है तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, आपको साधारण बहुमत चाहिए। कितना चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। ये हमने देख लिया। फिर अगर और एक अंतर देखा है तो इसको 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो अप्रूवल मिलना चाहिए, इसको 2 महीने में अप्रूवल मिलना चाहिए। ये सब चीजें भी हमने, हाँ जी, यहाँ पर एक चीज और हम देख लेते हैं। यहाँ ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और कंट्रोवर्सीज भी देख लेते हैं कि इतिहास में ऐसा कब कब हो चुका है और ये कंट्रोवर्सी भी कैसे, विवाद का विषय जो है वो कैसे कैसे रहा है। तो देखिए 1977 से लेकर 80 के बीच में यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले 1977 के चुनाव में यहाँ पर इंदिरा गांधी हार जाती है, हार हो जाती है। ठीक है। तो इंदिरा गांधी की हार हो जाती है तो, और फिर जनता पार्टी जो है उसकी सरकार आ जाती है। ठीक है। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में मोरारजी देसाई जो है यहाँ पर बन जाते हैं पीएम। तो जैसे ही ये पीएम बनते हैं तो राज्य में
यहाँ पर बहुत सारे राज्यों में यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी जाती है, राज्य आपातकाल लगा दिया जाता है ना, और ऐसा किया जाता है। फिर 1980 में जब ये सरकार गिर जाती है मोरारजी देसाई की और वापस से कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, उसके बाद में आगे जब इंदिरा गांधी वापस सरकार में सत्ता में आती है तो फिर इंदिरा गांधी जी भी यही करती है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिए जाते हैं बहुत सारी पार्टी राज्यों में, ये कहकर कि भाई ये तो जो है वो मैंडेट ही नहीं है इस पार्टी को, क्योंकि ये केंद्र में हार चुकी है। ठीक है। 1992 में जो है 1992 में यहाँ पर बीजेपी जो भी राज्य थे वहाँ पर लगा दी गई थी इमरजेंसी, माफ़ कीजिएगा, ये स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है, वो भी एक यहाँ पर जो है विवाद का कारण रहा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में बी आर अम्बेडकर जी को ये पूछा गया, तो बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि आर्टिकल 356 जो है ये एक मृत प्राय ये उपबंध होगा एक, है ना, इसको कहते हैं कि ये एक डेड लेटर के तौर पर होगा, इसका कोई इस्तेमाल होने वाला नहीं है वैसे, क्योंकि उनको ये था कि भाई सब जो है वो जितने भी लोग हैं वो बड़े ईमानदारी से यहाँ पर काम करेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। तो एच वी कामत साहब बाद में कहते हैं कि हम अम्बेडकर की बात को कोट करके कि उन्होंने कहा था कि ये तो डेड लेटर होगा, मगर आज ये डेड लेटर ही एक डेडली वेपन के तौर पर ये यहाँ पर काम आ रहा है। जैसे कि हमने देखा कि 1957 में पहली केरल में ईवी वो नंबूद्रिपाद की अध्यक्षता में सरकार बनती है, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, और पहली संवैधानिक तरीके से चुनी गई कोई कम्युनिस्ट सरकार, तो उसको फिर राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ पर हटा दिया जाता है। तो ये तो गलत है ना, ये तो एक डेडली वेपन बन गया। तो ये सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देख ली है। आगे आप जो है वो इसके ये हिंदी यहाँ पर दी हुई है, पूरी सबकी मैंने हिंदी यहाँ पर दे दी है, या आप आराम से बैठ के देख लीजिएगा। बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं, और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आपका कोई बंधु भाई दोस्त मित्र हो तो आप अवश्य चैनल को जो है वो शेयर करें। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।